हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे हम लोग जीन क्या होता है ये पढ़ लिए हैं, जीन कैसे काम करता है, जीन किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। पहले हम लोग डीएनए में पढ़े, डीएनए में जीन क्या होता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बना है, एमआरएनए से प्रोटीन बने, जीन किस फॉर्म में जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जीन ये एक्सप्रेस होता कैसे है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक्सप्रेस कैसे होता है। ये तो पढ़ लिए कि प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के ही प्रोटीन सबस्ट्रेट पे काम करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उस हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं रेगुलेशन को, कब ज़रूरत होगी तो हम जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कंट्रोल करेंगे, कब बदलने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई जीन है, इंसुलिन तभी बनेगा जब इंसुलिन हमारे बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या हर कंडीशन में काम करेंगे, इंसुलिन हमेशा ही बनता रहेगा, हमेशा काम करेगा, तो नहीं। जब ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो लेकिन इसको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए, कोई कंट्रोल करने का तरीका भी तो होना चाहिए। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया में जीन ऑफ रेगुलेशन कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जीन रेगुलेशन में को कंट्रोल किस लेवल पे किया जा सकता है इसको देखते हैं। तो जीन रेगुलेशन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला यूकैरियोटिक सेल में अगर बात करें तो उसको कई 4 लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब डीएनए से आरएनए बना रहे थे तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे, कि हम आरएनए नंबर अगर नहीं जरूरत है अभी आरएनए मत बनाओ, तो आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, आगे का हमारा काम हो जाएगा। या प्रोसेसिंग लेवल पे आरएनए जो बना रहे हैं तो एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए से एमआरएनए बना था, मैच्योर आरएनए, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को स्प्लाइसिंग मत होने दो, स्प्लाइसिंग मत करो, उसी पे रोक दो, हमारा आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। या तीसरा है, आरएनए बन गया है, आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आएगा क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए था, आरएनए भी न्यूक्लियस में बना, अब वो हमारे साइटोप्लाज्म में आएगा। तो साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये कैसे काम करेगा, तो साइटोप्लाज्म में अगर भेजा ही ना जाए तो काम कैसे हो, तो आरएनए को साइटोप्लाज्म में ना भेजें तो काम ही आगे का नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट पे वर्क नहीं करेगा, तो आगे का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तीसरा लेवल ये हो जाता है। चौथा हो जाता है ट्रांसलेशन लेवल पे, प्रोटीन तो बन गया है, आरएनए तो आ गया है, लेकिन प्रोटीन मत बनने दो, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वो अपना एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा आगे, क्योंकि एंजाइम, प्रोटीन बना, प्रोटीन क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, आगे जो होना है वो होगा। हम प्रोटीन ही नहीं बनने थे तो आगे कैसे होगा। तो इन 4 लेवल पे यूकैरियोटिक सेल पे डीएनए के रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, मतलब डीएनए को रेगुलेट किया जाता है, एक्सप्रेस होना है या नहीं होना है। तो हम अभी कैसे नहीं कंट्रोल करते हैं का मतलब अभी हम लोग ये बात की है कि कैसे एक्सप्रेस नहीं करने से रोका जा सकता है, या कौन सा बनाना है, प्रोटीन बनाना है कौन सा, यहाँ अभी नहीं दूसरा कोई प्रोटीन बनाना है, तो वो सारी चीज़ें इसी लेवल पे कंट्रोल होती हैं। तो जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म देखिए डीएनए है, डीएनए से क्या हुआ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे एचएनआरएनए बना, इस लेवल पे कंट्रोल कर लिए। दूसरा उसके बाद एचएनआरएनए से क्या बना है, एमआरएनए, प्रोसेसिंग लेवल, अब इस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, एमआरएनए बना दिए। अब एमआरएनए बनने के बाद ट्रांसपोर्ट करके इसको बाहर लाना है, देखिए इस लेवल पे कंट्रोल किए, आने ही नहीं देंगे बाहर अगर हमको नहीं बनाना है तो। चौथा, इससे प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोटीन नहीं बनने दिए। तो ये डिफरेंट वेज हैं कंट्रोल करने के, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करते हैं कि ये रेगुलेशन कैसे होता है, उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों थी, ये भी जान लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें रेगुलेशन क्या क्या होता है, मतलब किस किस तरह से हो सकता है, तो मेटाबॉलिक लेवल पे, फिजियोलॉजिकली, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जीन का एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी के बॉडी में कोई बहुत गोरा है, अब गोरा है लेकिन मेलानिन का पिगमेंट थोड़ा है, अगर थोड़ा है मेलानिन पिगमेंट धूप में जाएगा, इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हुई तो बॉडी मेलानिन का पिगमेंटेशन ज़्यादा कर देगी, मेलानिन का पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी कलर डार्क हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने से पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगा, जीन का एक्सप्रेशन बढ़ गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, अब किसी की बॉडी में थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा है, आदमी कितना भी खाएगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा,
उसकी बॉडी कितना भी खाए उसकी बॉडी फैट जनरली स्टोर नहीं होगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से भी खाना कितना भी खा रहे हैं मोटे होने के लिए, लेकिन मोटे नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है, कंजम्पशन फास्ट हो रहा है, यूज़ ज़्यादा बॉडी कर रही है और मोटापा नहीं बढ़ रहा है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये है, सॉरी मेटाबॉलिकल कंडीशन ये है। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशन में जीन रेगुलेशन को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ई कोलाई है। ई कोलाई के पास आप देखिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को, इसमें ग्लूकोज और लैक्टोज में। इसको ध्यान रखेंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है, और लैक्टोज का दूसरा नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइड। बीटा ग्लैक्टोसाइड को कंट्रोल करने वाला बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, और इस पे और लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा ग्लैक्टोसाइड है। ये किसको, लैक्टोज को किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज और लैक्टोज में। ठीक है, अब अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं है, लैक्टोज नहीं है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। इसको ही हम लोग समझेंगे ई कोलाई में ये काम कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो का हुआ, वहां से लेके एडल्ट में इसका रिजल्ट कैसे आया, बहुत कुछ सेट ऑफ जीन से कंट्रोल होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जिसके लिए जीन रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो हमको मेन अब पढ़ना है लैकोपेरॉन को पढ़ना है। तो ओपेरॉन जैसे इकोलाई है, इकोलाई को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया। देखिएगा जरा, यहाँ ए सबस्ट्रेट है, ग्रोथ के लिए सबस्ट्रेट को ऐड किया गया बैक्टीरिया के लिए, जिसके सेट ऑफ जीन थे स्विच ऑन हो गए और मेटाबॉलिकली काम एक्टिव हो गए और ये काम करने लगा। इसको बोले इंडक्शन। ठीक है, जब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऐड किया गया, जीन जीन जो प्रोड्यूस होने लगे वो टर्न ऑफ हो गए और इसको बोलते हैं रिप्रेशन। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, रिप्रेशन क्या है, जीन का टर्न ऑफ हो जाना रिप्रेशन है। इसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ने लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। इसके लिए दो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। एक साइंटिस्ट का नाम जैकब है, दूसरे का नाम मोनार्ड है। उन्होंने लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में कंट्रोल होते हैं वो सेट ऑफ जीन से कंट्रोल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अगर हम बोले लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली तीन जीन की जरूरत होती है, लैक जेड वाई ए। और इसको काम करने के लिए लैक पी लैक आई, इन सब के ओ मतलब ऑपरेटर, पी फॉर प्रमोटर, आई फॉर इंड्यूसर, इंड्यूसर इनहिबिटर, इन सारे जीन की जरूरत पड़ती है। अगर ये सारे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तभी लैक जेड वाई ए ये डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये सब काम कर रहे हैं, मतलब सबको एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा। सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ टर्म यूज करते हैं ओपेरॉन। आप लोगों ने ओपेरा हाउस का नाम सुना होगा, जहाँ म्यूजिक पे स्पेशली स्पेसिफिक म्यूजिक पे स्पेसिफिक सॉन्ग गाते हैं फॉरेन में। तो वहाँ पे एक कोई कंट्रोल करने वाला, बताने वाला आता है, कोई ऐसे करेगा ऐसे करेगा, तो इस हिसाब से म्यूजिक में चेंजेस आते हैं। तो वहाँ सब लोग मिल के साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उसी टर्म से लिया गया है ओपेरॉन। ओपेरा से लिया गया है ओपेरॉन। यहाँ के ऑल द जीन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट एन ओपेरॉन। सब एक मेटाबॉलिक वे में, सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं, इसीलिए टर्म यहाँ पे ओपेरॉन यूज किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लैक ओपेरॉन दिया गया है, टीआरपी ओपेरॉन लिया गया है, फिर हमारा एआरए ओपेरॉन लेगा, हिज ओपेरॉन। देखिए इस सब का मतलब, लैक ओपेरॉन का मतलब लैक्टोज ओपेरॉन, टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एआरए का मतलब एस्पार्टिक एसिड ओपेरॉन, हिज का मतलब हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैल का मतलब वैलिन ओपेरॉन। तो ये सारे डिफरेंट अमाइनो एसिड है, तो डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन आपके सिलेबस में और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, लैक ओपेरॉन हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ, तीन वो टॉपिक है। तीन में से दो टॉपिक से आपके क्वेश्चन नीट में जरूर मिलता है और बोर्ड में भी मिलता है। बोर्ड में तो लगभग तीनों से मिल जाता है, लेकिन नीट में कभी कभी तीनों से मिलता है, लेकिन लग दो में से तो जरूर मिलना है, और उसमें भी लैक ओपेरॉन से ज़्यादा श्योर मिलता है। आप बोलेंगे कि तीनों में से किसी को चूज करना हो तो हम लैक ओपेरॉन को पहले ही प्रायोरिटी देंगे, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दोनों में से कोई एक ना एक हो जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन की, तो आपके फ्रांसिस जैकब
और जैक्यूम मोनार्ड हैं, ये दोनों साइंटिस्ट ने लैकोपेरॉन के बारे में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ध्यान रखेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए इन दोनों लोगों को। ये देखिए, अब जीन में कई सीक्वेंस है, जैसे आपको देखना है, अगर सबसे पहले देखा जाए तो देखिए, ये प्रमोटर है, इनहिबिटर है, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए सीक्वेंस है। इसको थोड़ा सा इलाज करके हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रमोटर, आई जीन, इसको रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, इनहिबिटर की तरह काम करता है, इसलिए इनहिबिटर, आई का मतलब इनहिबिटर यहाँ से है। आई को रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं, पी को प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जेड वाई ए जीन है। तो लैकोपेरॉन में ये सारे जीन हैं, इस तरह से काम करते हैं। रेगुलेटरी जीन क्या करता है, इसको इनहिबिटरी भी आप बोला गया है, ये कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब इसका काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन। देखिए आपके बात करें, एक छोटी सी बात को समझ लें, जीन दो तरह का, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो जीन है जो लगातार काम करेगा आपके बॉडी में। बहुत सारे ऐसे जीन है जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, आपको कोई काम हो या ना हो, दिन हो या रात, वो काम करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेल में ग्लाइकोलाइसिस का होना, ऑक्सीजन हो या ना हो, एरोबिक कंडीशन हो या एनएरोबिक कंडीशन हो, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड तो बनना ही बनना है। तो पायरुविक एसिड का बनना, ये क्या कहलाता है, लगातार प्रोसेस होता रहता है, इसलिए पायरुविक एसिड बनाने वाले जीन को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। अब वैसे आई जीन, आई जीन, इसको रेगुलेटरी जीन कहते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, लैक्टोज हो या ना हो, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आई जीन को हम लोग रेगुलेटरी जीन भी कहेंगे। आगे हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में तीन है, जेड वाई ए जीन। जेड वाई ए जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है, यही तो मेन प्रोटीन बनाने का काम कर रही है, जिसकी ज़रूरत है बैक्टीरिया को। जेड से क्या हो गया, परमिएज बन गया, वाई से क्या बन गया, यहाँ वाई से बन गया, थोड़ा सा रुकते हैं, चलिए। जेड से आपका बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई से बनता है परमीएज, ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जेड से बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई से बनता है परमीएज, ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये यही प्रोटीन है जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, किसके, लैक्टो, इसके, बैक्टीरिया के। और एक ऑपरेटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन वो रीजन है जहाँ पे आके आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, तभी इस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रोमोटर वो रीजन, ऑपरेटर वो रीजन जहाँ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, कोई जीन इन द ओपेरॉन फंक्शन टुगेदर इन अ सेम रिलेटेड मेटाबॉलिक, इस सीक्वेंस में काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं से कोई स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबका जीन क्या है, अभी हम लोगों ने बात किया, जेड बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का बात हम लोग ने शुरू में किया था, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, हम लोगों ने बोला था वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और लैक्टोज में। तो हम लोग लैक्टोज का नाम क्या बोले थे, बीटा ग्लैक्टोसाइड, बीटा ग्लैक्टोसाइड को तोड़ने वाला बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा ग्लैक्टोसाइड, उसको कौन तोड़ा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, उसको बनाने वाला जीन कौन, जेड जीन है। और लैक्टोज टूटेगा किस में, बोले ग्लूकोज और लैक्टोज में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हम लोग वाइजिन, वाइजिन का नाम परमीएज, और परमीएज क्या करता है, सेल के अंदर लैक्टोज की परमिबिलिटी को बढ़ाता है। इस सेल में अगर लैक्टोज नहीं आएगा तो वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को तोड़ नहीं पाएगा, अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को तोड़ नहीं पाएगा, ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा, तो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आपका लैक्टोज ही है, लैक्टोज को तोड़ने में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है, और ग्लूकोज को सोर्स ऑफ एनर्जी बैक्टीरिया यूज करता है। मतलब अगर वाई जीन काम नहीं करेगा, परमीएज काम नहीं करेगा, तो लैक्टोज सेल के अंदर आएगा नहीं, अब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा नहीं तो बैक्टीरिया ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को तोड़ नहीं, मतलब लैक्टोज को तोड़ नहीं पाएगा, टूटेगा नहीं तो ग्लूकोज मिलेगा नहीं, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, इट इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइड, जिसका नाम क्या है, लैक्टोज। ध्यान रखेंगे बच्चों।
जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या है? एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी ध्यान रखेंगे, एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए ये तीनों एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है, कई बार मोस्ट ऑफ द केस में 50% ज़्यादा केस में यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है? जो कि मेटाबॉलिक पाथवे को इंड्यूस करा रहा है, मतलब लैक्टोज की बात कर रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। इंड्यूसर किसको बोल रहे हैं? इंड्यूसर बोल रहे हैं लैक्टोज को, और इनहिबिटर किसको बोल रहे हैं? आई जीन को, जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था। यही भी पूछ लिया था, इंड्यूसर कौन, रिप्रेसर कौन। आई का मतलब इनहिबिटर, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन को आई जीन कहते हैं। आई जीन क्या है? इनहिबिटर है। इनहिबिटर क्यों है? क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। इस रिप्रेसर प्रोटीन के बनने से आगे का ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये रिप्रेसर रेगुलेटरी जीन है, आई जीन, वो बना है एमआरएनए, जिसको रिप्रेसर एमआरएनए बोले। अब रिप्रेसर एमआरएनए है, जिसको रिप्रेसर प्रोटीन बोले। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? आके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। देखिए ये ऑपरेटर बाइंड किया, अब जैसे ऑपरेटर बाइंड किया, स्ट्रक्चर जीन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा? मतलब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा, आगे का आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं बाइंड करेगा, तो आगे एमआरएनए कैसे बनेगा? एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो रिप्रेसर क्या करेगा? स्विच ऑफ करने का काम करता है। मतलब ये हमेशा काम करेगा, लैक्टोज रहे या न रहे। तो मान लीजिए अभी लैक्टोज नहीं है, तो क्या किया, ध्यान सुनिएगा, लैक्टोज रहे या नहीं रहे, आर रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। लैक्टोज नहीं रहेगा तो यहाँ आके बाइंड करेगा, अगर लैक्टोज रहेगा तो यहाँ इसको बाइंड नहीं करने देगा। तो अभी क्या कंडीशन है? जब लैक्टोज एब्सेंट है, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ये क्या किया? रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ बाइंड करने दे रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बाइंड कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं किया, तो आगे का एमआरएनए नहीं बना, ना प्रोटीन बना, मतलब ये स्विच ऑफ हो गया। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर स्विच ऑफ हो गया। ये कई बार यही क्वेश्चन आया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर क्या हो, जब लैक्टोज नहीं हो, स्विच ऑफ होगा, और रेगुलेटरी जीन से कोई आरएनए नहीं बनाएगी, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगी। ठीक है, यही हम लोगों ने बात किया है, ये भी। इसके बाद हम लोग अगर दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस की बात करें, अगर दूसरे केस में क्या हो कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट हो, रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट हो, मतलब अगर इंड्यूसर प्रेजेंट हो मतलब लैक्टोज प्रेजेंट हो या एलोलैक्टोज, दो बातें हैं ध्यान, लैक्टोज और एलोलैक्टोज दो इंड्यूसर हैं, और दोनों में पूछा जब मेन कौन है तो बोलेंगे एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज काम करेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। अब रिप्रेसर प्रोटीन बना, अब देखिए ये प्रोटीन है, सबस्ट्रेट पे कहीं ये फिट होगा तो इसका कोई स्पेसिफिक शेप होगा। तो जैसे ही ये लैक्टोज होता है तो लैक्टोज के साथ बाइंड करता है, इसका स्ट्रक्चर बिगाड़ेगा, स्ट्रक्चर बिगाड़ेगा तो ये ऑपरेटर यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो आगे का एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। देखिए जरा, लैक्टोज पहुँच गया, जैसे लैक्टोज पहुँचा तो क्या किया, देखिए बाइंड कर दिया है, जैसे इसके साथ बाइंड कर गया स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन क्यों हुआ? क्योंकि अब इसका शेप बिगड़ जाता है, शेप बिगड़ने से अब ये यहाँ आके बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर पे। ऑपरेट मतलब सीधी सीधी बात, लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ दिया, अब ये यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन हो गया तो क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया तो क्या बन गया, प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और बीटा ग्लाइकोसाइड बन गया जेड से, वाई से परमिएज बन गया, ए से ट्रांसएसिटाइलेज बन गया, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो गया। क्यों कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज की एनर्जी यूज करेगा, और परमिएज और बीटा ग्लाइकोसाइडेज को अंदर आने देगा, और ट्रांसएसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप पर ट्रांसफर कराएगा। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। मतलब लैक्टोज है तो स्विच ऑफ है, लैक्टोज नहीं तो स्विच ऑन, सॉरी लैक्टोज है तो स्विच ऑन है, लैक्टोज नहीं तो स्विच ऑफ है। ध्यान रखेंगे इसको कैसे है, ये सारे प्रोसेस को हम लोगों ने अभी समझाया है। अब यहाँ पे एक बच्चों को क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछते हैं अच्छा सर ये बताइए लैक्टोज नहीं है तो ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा तो ये कोई एंजाइम नहीं बनेगा। जब कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो परमिएज क्या करता है, लैक्टोज को अंदर आने देता है,
अगर मान लीजिए सर लैक्टोज है ही नहीं, तो ये परमेज भी नहीं बन रहा है, परमेज नहीं बन रहा है, तो अगर लैक्टोज आ भी गया तो सेल के अंदर कैसे एंटर करेगा? तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लो लेवल ऑफ परमियस की एक्टिविटी हमेशा स्टार्ट रहती है बहुत थोड़े से अमाउंट में, कि जैसे ही लैक्टोज अंदर रहे बाहर सेल में रहे, बाहर सेल के, तो परमियस इतना सा काम करता रहेगा कि कुछ मॉलिक्यूल लैक्टोज के अंदर आ सके, और कुछ मॉलिक्यूल आएंगे तो ये इधर स्विच ऑन करके परमियस के अमाउंट को और बढ़ा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यही आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि लैकोपेरॉन में इसको बंद करके काम कराया जाता है, ठीक है। लैकोपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है, नेगेटिव रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लैकोपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक बच्चों, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू बच्चों।